हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं जी पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये आरपीएससी जो ईएफएम का पेपर था असिस्टेंट प्रोफेसर का 2021 का, वो वाले सवाल है। और पहले हमने ऑलरेडी आपके साथ काफी सारे सवाल डिस्कस कर लिए हैं इस 2021 एग्जामिनेशन के। कुछ टॉपिक्स पेंडिंग थे और उसको लेकर कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसीलिए हमने सोचा जो पेंडिंग रह गए उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस से जुड़े हुए सवाल आज आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं, तो आइए फटाफट से आज के सेशन को डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ईबीएसटी ईएफएम बीएडीएम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एवर स्टडी क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लॉन्च कर चुका है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप केवल फुल मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं ईबीएसटी ईएफएम बीएडीएम के, वो भी आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की, या आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की, जैसे यूपी या एमपी की या पीजीटी कॉमर्स की, तो आप हमारे कोर्सेज चेकआउट कीजिए। एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे आपको ये सभी कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है और ऑप्शंस दिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिसेशन इज नॉर्मली ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिसेशन में जा रहा है, तो क्या उसका कारण डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स होगा? तो काफी सारे कारण हो सकते हैं, एक्सपोर्ट्स एक मेजर कारण नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो हमारी बाहर की डिमांड हो गई, हमारी इंटरनल इकोनॉमी की भी तो डिमांड होगी। अगर वही डिक्लाइन हो गई तब भी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिसेशन में जा सकता है, तो ये तो करेक्ट नहीं लग रहा। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स में बी फुलफिल्ड बाय मनी मार्केट, तो ये तो सीधा ही गलत हो गया, क्योंकि मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, ना कि लॉन्ग टर्म। आरबीआई इज द सुप्रीम अथॉरिटी टू फिक्स द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, तो इसके अंदर तो आपकी मार्केट सुप्रीम अथॉरिटी होगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मैटर करेगी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आरबीआई डिसाइड करता, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही नहीं लग रहा है। अगला है जी, वेज एंड मीन्स एडवांसेस गिवन बाय आरबीआई आर रीपेबल बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। तो आरबीआई जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने टेम्परेरी जो मिसमैच है उनके रिसीट्स और पेमेंट्स में, उनको मीटअप करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस प्रोवाइड करता है, जो कि बाद में रीपे करने पड़ते हैं हमारी गवर्नमेंट्स को। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, अकॉर्डिंग टू फिलिप टेलर पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद। अब पब्लिक फाइनेंस तो आप सभी जानते हैं, पब्लिक फाइनेंस मतलब कि सरकार किस तरीके से हमारे देश के फाइनेंसेस को मेजर कर रही है। अब इसमें क्या चीजें आएंगी? फिस्कल सेक्टर, फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल प्रॉब्लम्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो, ये जो फिस्कल वर्ड है ना, फिस्कल पॉलिसी भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो ये भी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ सेक्टर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई सभी जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है, वो सभी कहीं ना कहीं पब्लिक फाइनेंस का पार्ट बनेगी बनेंगी। तो करेक्ट आंसर में ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आ जाएगा। अब स्टेट लेवल पे कई बार सवाल आते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको कुछ नाम आ जाते हैं, और ऐसे नाम की कई सवालों में तो रेलेवेंस नहीं होती इतनी। जैसे इस सवाल में आप वैसे ही जनरली आंसर कर सकते थे कि सभी पब्लिक फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, बट कई सवालों में रेलेवेंस बढ़ जाएगी, सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल होगा। अभी आगे आपके साथ कुछ ऐसे सवाल भी डिस्कस होंगे। चलिए, अगला सवाल है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंसेस। तो पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस, तो पब्लिक वाला हमारी जो गवर्नमेंट देश की इकोनॉमी को चला रही है, वो फाइनेंसेस को मेजर कर रही है। प्राइवेट हम अपने घर को चला रहे हैं, तो वो प्राइवेट फाइनेंस है। तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सबसे पहला पॉइंट आया मोनेटाइज्ड एक्टिविटीज। अब देखो, हमारी सरकार भी और हम भी दोनों चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से मोनेटाइजेशन किया जा सके, यानी कि पैसे कमाए जा सके, ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे कुछ मोनेटाइजेशन हो, पैसे आए। रैशनैलिटी दोनों में देखने को मिलती है। तो पब्लिक फाइनेंस में भी और प्राइवेट फाइनेंस में भी हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी खर्चे करें वो रैशनल होने चाहिए, इरैशनल खर्चे अवॉइड किए जाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज की समस्या दोनों में होती है, पब्लिक फाइनेंस के लेवल पे भी और हमारे पर्सनल लेवल पे भी हमारे रिसोर्सेज हमेशा कम लिमिटेड ही रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच इज नॉट कवर्ड अंडर द डोमेन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, या फिर पर्सनल इनकम। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। आपकी जो पर्सनल इनकम है वो आपके पर्सनल फाइनेंस के अंदर आएगी, ना कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर। पब्लिक फाइनेंस के अंदर तो आपकी जो गवर्नमेंट है, देश की इकोनॉमी के जो फंड्स को मैनेज कर रही है, वो सब वाली चीजें आती हैं।
पर्सनल इनकम इसके अंदर नहीं आएगी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, हु एनंसिएटेड फर्स्टली द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो प्यारे दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमारे पास 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन है जो कि हमें दिए थे एडम स्मिथ ने, जो कि आपको याद रखने, आपको मालूम होने चाहिए। इसके अंदर कैनन ऑफ इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी की बात आती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 एडम स्मिथ बनेगा। अगला सवाल, हु propounded the canons of equality। तो कैनन्स ऑफ इक्वालिटी जो है इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। जो आपके 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ ने दिए थे उसमें से एक है आपका कैनन ऑफ इक्वालिटी। तो ये कहीं ना कहीं बात करता है कि आपका जो टैक्स का बर्डन है डेट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो ज्यादा कैपेबल है, जो ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स लगा दो, और यहाँ पे जो कम कमा रहा है गरीब है उस पर टैक्सेस कम लगने चाहिए। तो ऐसा कैनन ऑफ इक्वालिटी कहीं ना कहीं कहती है। और एडम स्मिथ ने ये जो 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए थे उसके अंदर ही आता है कैनन ऑफ इक्वालिटी भी, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों सवाल है जी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम। एक अच्छा टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए। इंटरडिपेंडेंस विद अदर बजट कंपोनेंट्स। तो हमारे बजट के अंदर टैक्स तो होगा ही होगा, उसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होंगे, तो सब में इंटरडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। आप टैक्स उतना लगाइए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सारा का सारा टैक्स मत लगाइए, आप और रेवेन्यू के सोर्सेज को भी टैप कीजिए। तो इंटरडिपेंडेंस तो रहेगा ही रहेगा। एटीट्यूड ऑफ द टैक्स पेयर। तो आप उतना टैक्स लगाइए जो आपके जो टैक्स पेयर्स हैं खुशी से दे सकें। अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं तो फिर आपके जो टैक्स पेयर्स हैं उनका एटीट्यूड आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, टैक्स सिस्टम के अगेंस्ट भी जा सकता है। और टैक्स पेयर्स के जो राइट है उनको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी टैक्स कलेक्ट करके खर्चा कर रहे हैं, दैट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। टैक्स पेयर्स को पता हो उनके क्या अधिकार हैं, कैसे वो सारी डिटेल ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक अच्छे टैक्स सिस्टम का पार्ट होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम। तो हमारा जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन। तो बराबर बराबर टैक्स बर्डन होना चाहिए। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का एलोकेशन तो होना ही ऑप्टिमम तरीके से चाहिए। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये भी होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही जनरल सा सवाल हो गया। करेक्ट आंसर में ये सभी पॉइंट्स आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि जहां पे ऑल ऑफ दी अबव आ रहा है वो आंसर बन रहा है, काफी चांसेस बन रहे हैं कि वो आंसर हो जाएगा। बट हमेशा हो सकता है ऐसा ट्रू ना हो। तो सवाल को ध्यान से पढ़िए और फिर ही अपना आंसर मार्क कीजिए। चलिए सवाल है, विच इज द डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे कौन सा है जी। दो तरीके के टैक्स होते हैं ना, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि गवर्नमेंट ने जिस पे टैक्स लगाया उसी को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स तो किसी पर लगाया बट वो किसी और से रिकवर कर लेता है। जैसे जीएसटी, जीएसटी सेल टैक्स आपका गवर्नमेंट ने दुकानदार पे लगाया, ये शॉपकीपर पे लगाया, बट शॉपकीपर किससे चार्ज कर लेता है, वो अपने कस्टमर से चार्ज कर लेता है। तो दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अभी बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स की। एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। क्योंकि ये जो एंटरटेनमेंट टैक्स है सिनेमा वाले जो सिनेमा देखने जा रहा है उससे चार्ज कर लेते हैं, हालांकि अब तो जीएसटी के अंदर ही आ गया ये भी। कॉर्पोरेट टैक्स, जो इनकम टैक्स कॉर्पोरेशंस पे इंपोज किया जाता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जिस पे लगाया गया उसे ही पे करना होगा। तो आंसर में यही आना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स हालांकि अब तो जीएसटी का पार्ट बन चुके हैं एंड दे आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का ही यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है, विच इज द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वैट, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और गिफ्ट टैक्स। तो वेल्थ, एक्सपेंडिचर टैक्स और गिफ्ट टैक्स का बर्डन आप किसी और पे पास नहीं कर सकते, बट वैट इज बेसिकली योर सेल्स टैक्स एंड दिस इज नाउ योर जीएसटी, एंड इसका बर्डन तो पास ऑन कर दिया जाता है फाइनल कंज्यूमर पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहां पे बन जाएगा। Which constitutional amendment launched GST in India? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हमारे देश के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है उसको लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ बातें कही गई थी, और जीएसटी के आने से उन चीजों के अंदर कुछ चेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज किया गया ताकि हम जीएसटी को इंपोज कर सके, लेवी कर सके, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आना एक बहुत बड़ी बात होती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी जो था इट वाज 101st अमेंडमेंट।
101st अमेंडमेंट थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जीएसटी का आना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बनेगा। सवाल है विच टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। अब देखो जीएसटी के आने से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गए और जीएसटी आ गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पुराने इनडायरेक्ट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के पुराने इनडायरेक्ट टैक्स इसके अंदर सबस्यूम हो गए, मिला दिए गए। बट कुछ टैक्सेस को नहीं मिलाया गया। तो किसे नहीं मिलाया आपसे ये पूछ रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी में भी स्पेसिफिकली अगर मैं काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, एडिशनल ड्यूटीज की बात करूं तो उनको यहाँ पे सबस्यूम कर लिया गया जीएसटी के अंदर। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो आपके इंटरनेशनल लॉ द्वारा गवर्न होती है, उसको जीएसटी सबस्यूम नहीं कर सकता, वो एक नेशनल लॉ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है दे आर आउट ऑफ द जीएसटी एम्बिट, उन पे अभी भी पुराने टैक्सेस ही लेवी हो रहे हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। सवाल है विच टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी एट स्टेट गवर्नमेंट लेवल। तो स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा टैक्स अभी जीएसटी में नहीं आया। आपका वैट जीएसटी में आ गया, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये सभी जीएसटी में आ चुके हैं। बट स्टैंप ड्यूटी इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। स्टैंप ड्यूटी आप प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं तो स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो ये जीएसटी के अंदर अभी नहीं आई है, ये अलग से ही लेवी हो रही है, अलग से ही कलेक्ट की जा रही है। चलिए सवाल है इंपैक्ट ऑफ अ टैक्स इज इट्स डैश विद द टैक्स पेयर। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स और एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि सरकार ने शॉपकीपर के ऊपर ये कोई टैक्स लगाया, तो शॉपकीपर के ऊपर टैक्स का क्या आया, इंपैक्ट आया। बट शॉपकीपर ने फाइनल कंज्यूमर से, कस्टमर से उस टैक्स को चार्ज कर लिया। तो यहाँ पे जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स आया, यानी कि जो फाइनल बर्डन आया टैक्स का, वो आपके कस्टमर पे आया। तो इंपैक्ट ऑफ टैक्स इज इट्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज इट्स फाइनल या फिर सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आप बोल सकते हैं। तो फिलहाल हमसे इंपैक्ट की बात हो रही है, तो इंपैक्ट तो आपका शॉपकीपर पे है विच इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ये इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों पे देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर तो इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही बंदे पे हो जाएगा। चलिए सवाल है इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन दी, ऑप्शंस है ओन्ड हैंड, अदर हैंड, फैमिली हैंड, बिजनेस हैंड। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी लग रही है, थोड़ी सी लॉजिकल सी लग रही है, बट जो अभी हमने सीखा समझा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स की बात करते हैं तो इंपैक्ट तो जिस पे टैक्स लेवी किया गया, बट वो इंसिडेंस दूसरे पे पास कर देता है, तो इंसिडेंस आप कह सकते हैं अदर हैंड पे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इसी शायद लॉजिक से इन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमें दिया है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन टैक्स सिस्टम टैक्स इवेजन। देखो टैक्स इवेजन जो है इलीगल है, ऑफेंस है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का, ऑप्शन 1 सीधा सीधा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब अगला सवाल है इन इंडियन टैक्स सिस्टम टैक्स अवॉइडिंग इज। अब ऑफिशियल आंसर की मैं तो जहां तक मेरे ध्यान में इसका आंसर इलीगल दे रखा है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप जितने भी सोर्सेस में रेफर करेंगे उसमें लिखा होगा कि आपका जो टैक्स इवेजन होता है दैट इज इलीगल, बट जो टैक्स अवॉइडेंस होता है ना दैट इज नॉट इलीगल। कुछ कुछ केसेस में इलीगल जा सकता है बट जनरली उसे लीगल ही माना जाता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से पहला वाला आंसर सही नहीं है, मुझे तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा है, और इसीलिए मैं अपना कोई आंसर यहाँ पे नहीं दे रहा हूं। मेरे हिसाब से इस सवाल में कोई गड़बड़ है, सही से फ्रेम नहीं किया गया है। चलिए अगला सवाल है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज द आंसर ऑफ। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की जब हम बात करते हैं, ये आपका गवर्नमेंट बजटिंग से जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट जब बजट बना रही होती है तो उसमें गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है, वो उसने कलेक्ट करना है कहां से, लोगों पे टैक्सेस लगाकर। और ये प्रिंसिपल जनरली एज्यूम भी यही करते हैं कि आपका जो गवर्नमेंट है वो अपना रेवेन्यू टैक्सेस से ही कलेक्ट कर रही है। तो जब गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लगाती है तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दुख होगा। जब भी आपसे टैक्स लिया जाएगा ना आपको थोड़ा सा दुख जरूर होगा। और गवर्नमेंट को टैक्स लगा के जो पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट उसे लोगों की भलाई के लिए भी काम करेगी। तो एक टैक्स लगाने के दो पहलू हो जाते हैं। गवर्नमेंट बजट में जो भी खर्चे कर रही है उसके दो पहलू यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, एक बेनिफिट वाला पहलू है और एक सेक्रीफाइस वाला पहलू है।
और मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्रिंसिपल आपको कहता है जहां पे ये सोशल बेनिफिट और सोशल सेक्रीफाइस ये दोनों बराबर हो जाएं, दैट इज द ऑप्टिमल गवर्नमेंट बजट, दिस इज द साइज ऑफ द ऑप्टिमल गवर्नमेंट बजट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। हालांकि ऑप्शन नंबर 4 भी काफी क्लोज है, बट ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट बनेगा, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द ऑथर्स, कि ये गवर्नमेंट बजट का जो साइज है उसका क्या ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, दिस इज डिसाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अगला सवाल है, हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो अभी डिस्कस आपके साथ कर रहे थे, वो किसने दिया है, वो आपको ह्यूग डेल्टन ने दिया है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कंपोनेंट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। तो पब्लिक रेवेन्यू का कौन सा कंपोनेंट होने वाला है? पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार जो है उसको कहां से पैसा, कहां से रेवेन्यू आने वाला है, रिसीट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सरकार का जो यहाँ पे इनकम होगी वो तो डेफिनेटली पब्लिक रेवेन्यू में आएगी ही आएगी। रिसीट ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन, सरकार कोई प्रॉपर्टी बेच रही है, कोई डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही है, वो भी आ जाएगा। कमोडिटीज एंड सर्विसेज, सरकार अपनी जो सेवाएं देती है उसके बदले भी कुछ फीस वगैरह चार्ज कर लेती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं पब्लिक रेवेन्यू के कंपोनेंट बन सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दी अबव बनेगा। हालांकि पहले वाले ऑप्शन में ये एक्सपेंडिचर वर्ड लिखना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बट ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन देखकर और बाकी पॉइंट्स देखकर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 को ही लगाएंगे। सवाल है जी, हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। तो ये एक लॉ है जो कि हमें दिया है वेगनर ने। तो इसे वेगनर लॉ भी बोला जाता है। ये लॉ आपको कहता है कि जैसे जैसे आपकी नेशनल इनकम ग्रो करती है, जैसे जैसे आपकी जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है, नेशनल इनकम ग्रो करती है, वैसे वैसे देखने को मिलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है ना, सॉरी, जो आपकी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है, स्टेट गवर्नमेंट को ही बोला जाता है, जो आपकी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाती है। और इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है वेगनर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आ रहे हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। Coming to the next question, which is not the obligation of the government in public debt। तो पब्लिक डेट यानी कि सरकार ने कोई डेट ले लिया, लोन ले लिया। तो एक्सटर्नल डेट बाहर से लिया, इंटरनल डेट अंदर से, देश के अंदर से ही लिया है। फ्लोटिंग डेट, तो डेट कई ऐसे होते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट फ्लोट करता है, वेरी करता है इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, हर साल उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है। और इसके अलावा एक करेंसी ऑब्लिगेशन। तो करेंसी ऑब्लिगेशन नॉर्मली पब्लिक डेट में नहीं आएगा। देखो, करेंसी आरबीआई इशू करता है और उसी की ऑब्लिगेशन बनती है करेंसी को लेकर, तो जनरली इसे पब्लिक डेट में कंसीडर नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। इस डेफिसिट फाइनेंसिंग एज अ हिडन टैक्स। बताओ जी, डेफिसिट फाइनेंसिंग तो समझते हो ना क्या होता है? डेफिसिट का मतलब है कि आपका बजट डेफिसिट में आ रहा है। डेफिसिट का मतलब है कि सरकार के एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है और रिसीट कम है। अब ऐसा कैसे हो सकता है आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रिसीट आपकी कम हो? तभी पॉसिबल है जब आप बाहर से कोई बोरिंग लेके खर्चा कर रहे हैं। आपको बाहर से लोन लेना ही पड़ेगा, बोरिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर आपका खर्चा ज्यादा और उतने पैसे आपके पास नहीं है तो फिर लोन लेने ही पड़ेंगे। और सरकार जब ये लोन लेगी तो इस लोन को क्या कभी चुकाना पड़ेगा या नहीं चुकाना पड़ेगा? सर बिल्कुल चुकाना पड़ेगा, फ्यूचर में इनको रीपे करना पड़ेगा। और रीपे करने का पैसा कहां से आएगा सरकार के पास? ये जो लोन चुकाने होंगे इसका पैसा कौन देगा? सर इनका पैसा तो हम जैसे टैक्स पेयर ही देंगे ना सरकार को। सरकार को हमसे ही तो टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है। तो अल्टीमेटली जो सरकार डेफिसिट बजट बना रही है, लोन ले रही है, उसका पैसा टैक्स पेयर को ही चुकाना पड़ेगा। तो दिस इज अ हिडन टैक्स ऑन द टैक्स पेयर। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को एक हिडन टैक्स ऑन टैक्स पेयर यहाँ पे बोल दिया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बन जाएगा। सवाल है जी, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एनुअल बजट है उसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द इस्तेमाल करता है डेट इज एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज रेफर्ड टू अंडर आर्टिकल 112। इसके अंदर बोला गया कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे एक रिपोर्ट वगैरह जो है, स्टेटमेंट वगैरह तैयार करवाएगा जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर आएंगी गवर्नमेंट की। तो इसे ही यहाँ पे बजट बोला जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बजट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता है, बट इट मींस योर बजट ओनली। इसका मतलब आपका बजट ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा।
एंड प्यारे दोस्तों, ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी आपका संविधान बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है स्टेट बजट्स की। और यहाँ पे उसी से रिलेटेड सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द एनुअल बजट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे बजट पेश करवाता है, वैसे ही गवर्नर आपके स्टेट लेवल पे बजट पेश करवाता है। देखो, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर पेश करवाते हैं, पेश करेगा तो फाइनेंस मिनिस्टर ही, इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो बजट्स की बात कर रखी है, स्टेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बात कर रखी है, वो कर रखी है आर्टिकल 202 के अंदर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, हाउ मच मनी अलॉटेड फॉर द हेल्थ सेक्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट ऑफ 2021-2022। तो एक फैक्चुअल सवाल है। अब ये वाला जो सवाल है उस समय के थोड़े से जो बजट आए थे उससे जुड़ा हुआ है। तो अभी आपके लिए ये सवाल तो रेलिवेंट नहीं है, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 है। बट अभी जो बजट 2023 वाला है ना, वो आपके लिए रेलिवेंट है। तो 2023 वाला जो बजट है, आप उसको देख कर जाइए, और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी हैं, आप डेफिनेटली उनको देखो। जो फैक्ट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्ट्स पे आपको सीधा सीधा सवाल एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे भी पूछा गया है। चलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है, हाउ मच मनी अलॉटेड फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट 21-22। तो अगेन वही बात होगी, यहाँ पर भी आपका जो सवाल है वो उसी टाइम के बजट से जुड़ा हुआ है। और इसको भी अभी आपको याद नहीं करना है, आपको जो 2023 के अंदर बजट पेश हुआ था उसे पे ही फोकस करना है। और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। हु सेड दैट बिजनेस साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन। तो बिजनेस साइकिल को लेकर हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं, और अलग अलग थिंकर्स ने अपनी थ्योरीज अलग अलग तरीके से दी हैं। यहाँ पे हमारे जो हॉटरी हैं, उन्होंने बोला था कि बिजनेस साइकिल एक मॉनेटरी फिनोमिनन है, नेचुरल कॉजेस आपके बिजनेस साइकिल पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं। उन्होंने कहा कि जो मनी का फ्लो है, दैट इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसी की वजह से आपका बूम और डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो हॉटरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। Coming to the next question, Hartree's theory of trade cycle is of the nature of. तो Hartree's theory of trade cycle जैसा हमने देखा is in the nature of purely monetary theory. ये money supply पे purely based है. It says that trade cycles are a monetary phenomenon. तो correct answer यहाँ पे आपका option number 1 का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, फैक्चुअल सवाल है आपके बिजनेस साइकिल से जुड़ा हुआ। Who gave innovation theory of business cycles? और आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं थिंकर्स के नाम। एंड दिस इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल आपको याद रखना है, ये जोसेफ स्कम्पेटर ने आपको दी है। एंड इन्होंने ये कहा है कि आपका जो इनोवेशन एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योर्स का, दैट लीड्स टू द ट्रेड साइकिल्स इन द इकोनॉमी। आपके एंटरप्रेन्योर्स इनोवेशंस लेकर आएंगे और उसी से आपकी इकोनॉमी में बूम वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे हो जाएगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, ये आपका डिस्कशन पेंडिंग चल रहा था, तो आज आपके साथ कंप्लीट कर लिया। अगर आपको आज का डिस्कशन पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्यारे दोस्तों, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो करें, और हमारे कोर्सेज के लिए आप एवर स्टडी क्लासेस का जो ऐप है उसे जरूर डाउनलोड कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।